एवरीबॉडी एंड स्वागत है आप सभी लोगों का। आज इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन में हम बात करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में से क्लोज टेस्ट के बारे में बताएंगे। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप देते रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो बी लेवल ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन है या क्लास 1 ऑफिसर्स के एग्जामिनेशन है या और फॉर दैट मैटर ग्रुप सी लेवल के एग्जामिनेशन, सभी में जहां कहीं भी इंग्लिश का एक सेक्शन आता है वहां पर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को चेक करने के लिए अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेज डिजाइन की जाती हैं। उनमें सबसे प्रोमिनेंट एक्सरसाइज है अनसीन पैसेज, और इसके बाद जो दूसरी प्रोमिनेंट एक्सरसाइज है जिसे हम लोग कहते हैं क्लोज टेस्ट। तो आज इस लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे क्लोज टेस्ट की। क्लोज टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने वेरिएंट्स में आता है, कैसे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, आप कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप कैसे अपनी एक्यूरेसी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बहुत सारी बातों का समावेश हम एक साथ करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर के पूरे कॉम्पोजिशन को आप एक साथ समझ जाएं। इस लेक्चर के कॉम्पोजिशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पढ़ाने में, वो ये कि कॉम्प्रिहेंशन का साइज बहुत बड़ा होता है और उसे एक ग्लोइंग स्क्रीन के ऊपर दिखा पाना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम सभी प्रेजेंटेशंस को स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो उसे स्क्रीन पे लाने में हमें प्रॉब्लम पेश आती है और एक साथ उसको ना ला पाने की वजह से हमने उसे सेग्रीगेट किया है कई पार्ट्स में। तो ये कैसे किया है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इस प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, कैसे कैसे हमें देखना है, उससे हम स्टार्ट करेंगे और साथ साथ फिर बाद में जैसे जैसे चीजें आगे डेवलप हुई हैं उसके बारे में आप प्रेजेंटेशन में ही देखते रहेंगे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। इसके ऊपर आपका टॉपिक लिखा हुआ है क्लोज टेस्ट, इसको आप देख लें। ये एस नहीं है, जेड है, जानबूझ के लिखा गया है क्योंकि ये जो वर्ड है ये एक खास इसका मीनिंग है। तो क्लोज टेस्ट के बारे में सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें इस टॉपिक में देखना क्या क्या है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वाले पार्ट को देखते हैं। सबसे पहली स्लाइड आपके सामने देखिए, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आ गए हैं कि सबसे पहले तो हमें जानना है मीनिंग ऑफ द क्लोज टेस्ट, कि आखिरकार क्लोज टेस्ट क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। मीनिंग समझ लेने से उसके पीछे की फिलॉसफी, उसके ऑब्जेक्टिव और बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में व्हाई इज इट इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में ये यूं ही डाला जाता है या इसके पीछे कोई सॉलिड वजह या रीजन है, क्यों डाल रहे हैं, क्या टेस्ट किया जा रहा है, उसके पीछे की मंशा क्या है, इसके माध्यम से क्या हासिल हो जाएगा। जो व्यक्ति क्लोज टेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं क्या उनमें कोई स्पेसिफिक ट्रेट होता है, ये सारी चीजें। फिर अंडरस्टैंडिंग द क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट एक एक्सरसाइज के रूप में आपके सामने किस फॉर्म में आएगा, क्या क्या उसके वर्जन्स हो सकते हैं, कहां कहां से क्लोज टेस्ट उठाया जाता है, क्लोज टेस्ट बनाते समय एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को डिजाइन करता है। ये अगर एग्जामिनेशन देने से पहले एग्जामिनर की स्टेट ऑफ माइंड को, अगर आप उसके बेंट ऑफ माइंड को समझने का प्रयास करें तो बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। इसके अलावा क्लोज टेस्ट को अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ एक बेसिक टेक्निक्स हैं। टेक्निक्स अगर आपको पता लग जाए तो टेक्निक्स आपकी टाइम सेव करती हैं। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। हम आपको मॉडल एक या 2 क्लोज टेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम हम 3 भी ले सकते हैं, क्लोज टेस्ट हम लेंगे और मॉडल क्लोज टेस्ट को हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो विल बिगिन आवर प्रेजेंटेशन। ये हमारी पहली स्लाइड है, इसको हम मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये पार्ट 1 है प्रेजेंटेशन का, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। सॉल्विंग वाला पार्ट जो है हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, और पार्ट 2 में करने से पहले हम ये सुझाव देंगे कि आप ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल के रूप में हम क्लोज टेस्ट उठा रहे हैं उसको आप प्रिंटेड फॉर्म में लेके अपने पास रख लें और फिर इस वीडियो को देखें। और उसकी वजह से हमने क्लोज टेस्ट जो उठाए हैं एग्जांपल्स के रूप में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर के रूप में से उठाए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लेट्स सी हमारे सामने क्या है। सबसे पहली स्लाइड, मीनिंग ऑफ द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का मतलब क्या होता है, ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। हम इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और अब एक सिंपल से एक डेफिनेशन आपको लिखती हुई दिख रही है। द टर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गेस्टाल्ट्स प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर।
देखिए, दरअसल ये फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी या गेस्टाल्ट फिलॉसफी। ये फिलॉसफी खास तौर पर जर्मनी, फ्रांस और यूरोप में डेवलप हुई। जर्मन्स ने इसके ऊपर बहुत काम किया और उसमें इस फिलॉसफी में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जिसे प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर या फिर लॉ ऑफ क्लोजर कहेंगे। ये जो शब्द है क्लोजर, जरा मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। इस शब्द का मतलब ये होता है कि ह्यूमन ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ क्लोजर। और वो प्रॉपर्टी यूं है कि अगर किसी व्यक्ति को हम कोई चीज अधूरे पैटर्न्स के रूप में दिखाएं, यानी एक ऐसी चीज दिखाएं जिसमें जानबूझ करके पैटर्न्स को बीच में छोड़ दिया गया हो, ब्लैंक्स के रूप में छोड़ दिया गया हो, चाहे वर्ड्स के रूप में, चाहे आइडियाज के रूप में, चाहे स्टोरी के रूप में, चाहे पिक्चर्स के रूप में। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बीच के पार्ट्स को अपने आप क्रिएट करने की कोशिश करता है। और जिस व्यक्ति का ब्रेन, उसके क्रिएटिव एस्पेक्ट्स जितने ज्यादा डेवलप होते हैं, वो इन पार्ट्स को उतने ज्यादा व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से लगा पाता है। और इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड इस टेस्ट को डिजाइन किया जाता है। साइकोलॉजी में इस प्रकार के कई प्रकार से टेस्ट प्रिपेयर किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल कई स्थानों पे किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, इंटेलिजेंट क्वोशंट मैपिंग में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो ये फेयरली यूज किए ही जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस प्रकार के टेस्ट में इस प्रिंसिपल को देख लेते हैं। इस प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर को हमने इस स्लाइड के ऊपर समझाया हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर एंटेल्स दैट द ह्यूमन माइंड टेंड्स टू फिल इन द वॉइड्स एंड ब्लैंक्स इन अ गिवन सिचुएशन और स्टोरी। This property is used to design various kinds of tests। इस प्रकार के टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं जहां बीच में क्रम छोड़ दिए जाते हैं। ये यूं समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ह्यूमन ब्रेन है और ये जो ह्यूमन आई है वो चीजों को कंटिन्यूटी में देखने का प्रयास करती है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये कंटिन्यूस शॉट के सामने आपके कंटिन्यूस शॉट के रूप में आपके सामने आ रहा है। और ये कंटिन्यूस शॉट के रूप में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मेरे बोलते हुए लेक्चर की कई सैकड़ों तस्वीरें एक साथ प्ले की जा रही हैं और उसको फ्रेम के रूप में एक साथ आपके सामने जल्दी जल्दी पेश किया जा रहा है। और ये आपकी ह्यूमन आई की प्रॉपर्टी है जो पिछले फ्रेम से अगले फ्रेम की कंटिन्यूटी को मेंटेन करती है। इस वजह से एक स्टिल पिक्चर को भी आप एक मूविंग पिक्चर के रूप में देख सकते हैं। ये वैसा ही है, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, पीछे के पार्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करता है और इसी कनेक्टिव प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर इस क्लोजर को डिजाइन किया जाता है। हमारे मतलब की जो बात है, हमारे एग्जामिनेशन में इस इतने सारे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के बारे में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अगर लैंग्वेज अच्छी है और आप नेचुरल फ्लो में क्वेश्चन को करते हैं, आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ उसके बैकग्राउंड के बारे में हम बता रहे हैं कि क्या मकसद होता है इसको डालने के पीछे। आगे देखते हैं इस क्लोज टेस्ट में आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। यहां पे लिख दिया है, अ टिपिकल क्लोज टेस्ट इन्वॉल्व्स अ पैराग्राफ व्हिच कंटेन्स 10 to 15 ब्लैंक्स विद 5 ऑप्शंस। ये एक खास यूं कह सकते हैं कि आम क्लोज टेस्ट जो डिजाइन किया जाता है उसमें एक पैराग्राफ ले लिया जाता है। आजकल तो क्लोज टेस्ट बनाना बड़ा सिंपल हो गया है कि साहब आप गूगल जैसी किसी सर्च इंजन के पास जाइए, उसको खोलिए, उसके ऊपर कोई एक पैराग्राफ क्या नाम है टाइप कर दीजिए, कोई भी आर्टिकल या एडिटोरियल ले लीजिए, उसको ला करके एक स्थान पे पेस्ट कर लीजिए। उस पर्टिकुलर एडिटोरियल में 10 to 15 वर्ड्स को आइडेंटिफाई करिए, उनको वहां से डिलीट कर दीजिए और उन वर्ड्स के लगभग सिनोनिम्स या लगभग एंटोनियम्स को 5-5 ऑप्शंस के रूप में एक क्या नाम है कैंडिडेट के सामने आप रख सकते हैं और आपका एक टिपिकल क्लोज टेस्ट तैयार हो जाता है। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि एक ब्लैंक जब आपके सामने आता है और उसके अगेंस्ट आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं और ऑप्शंस जो हैं बहुत नजदीकी होते हैं। कहने का मतलब ये कि कंफ्यूज करते हैं, आप ये ऑप्शन भी डाल सकते हैं और वो ऑप्शन भी डाल सकते हैं। और खास तौर पे कंफ्यूजन उन लोगों को ज्यादा होता है जो इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज जानते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेट करते हैं, उनको शब्द का एक ही मतलब पता होता है, शब्द के कई मतलब नहीं पता होते हैं, उसके समकालीन यूज के बारे में पता नहीं होता है, उसके कंटेक्चुअल मीनिंग के बारे में पता नहीं होता है, या फिर टॉपिक के बारे में जनरल अवेयरनेस के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इन सब वजहों से अक्सर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है और यही तो वो चाहते हैं, उस कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया जाए जो इतने सारे एस्पेक्ट्स को सबकॉन्शियस लेवल पर मैनेज करते हुए सही ऑप्शन के सामने जवाब को लगा सके। तो ये क्लोज टेस्ट का डिजाइन ही इस तरह से पेश किया जाता है। और
विश्वास कीजिए, इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आप जितने ज्यादा क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं उतना ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। द मोर यू रीड, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू इंप्रूव। इसमें प्रैक्टिस का एलिमेंट बहुत ज्यादा है। ये ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स की तरह या रीजनिंग की तरह या किसी और सब्जेक्ट की तरह कि जहां आपको एक फॉर्मूला मिल गया, उस फॉर्मूले को बस ठीक से अप्लाई करते जाइए छोटे मोटे हेरफेर करके। नहीं, एवरी क्लोज टेस्ट इज यूनिक इन इटसेल्फ, एवरी सिचुएशन इज यूनिक इन इटसेल्फ। अपने आप आपके सामने जो टॉपिक पेश किया जाएगा वो यूनिक होगा। इस वजह से रीडिंग हैबिट जो है क्लोज टेस्ट में बहुत मदद करती है। एंड वन हु हैज रेड वाइडली, जिसने एक्सटेंसिवली रीड किया है, वो क्लोज टेस्ट को बेहतर कर सकता है। तो हम देख लेते हैं, इसके बारे में क्लोज टेस्ट को समझा दिया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ब्लैंक्स चूजिंग वन वर्ड अमंग द 5 वर्ड्स। 5 में से एक शब्द आपको लेना है और उस पर्टिकुलर ब्लैंक में डाल देना है। आगे चलते हैं, इस क्लोज टेस्ट के स्लाइड को देखते हैं और हमारे सामने क्या है। इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव को हमने, जो कि अभी हमने आपको बताया, उसको हमने जो है एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने दिखाया कि किन किन स्किल्स को एक साथ टेस्ट किया जाता है। टू टेस्ट द फॉलोइंग क्वालिटीज, जिन क्वालिटीज के बारे में जो एग्जामिनर टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है उनको हमने ग्राफिकली आपके सामने दिखाया है। देखिए, सबसे पहले इस गोले में आप देख सकते हैं कॉमन सेंस एंड जनरल अवेयरनेस। रिमेंबर, क्लोज टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ लैंग्वेज, बट मोर देन द लैंग्वेज एस्पेक्ट दे टेस्ट कॉमन सेंस एंड जनरल अवेयरनेस। यानी लैंग्वेज से ज्यादा आपका सामान्य ज्ञान और आपकी कॉमन सेंस का टेस्ट है, क्योंकि 5 विकल्प होते हैं, कौन जल्दी सोच पाता है, कितना उसने सुना है। दूसरी चीज यहीं पे देख सकते हैं, सेकंड चीज है आपकी ग्रामेटिकल एबिलिटी। आपको कॉमन सेंस के हिसाब से चीजें समझ में आ गई, कौन सी चीज यहां पर आइडिया प्लेस करना है वो समझ में आ गया, लेकिन उस आइडिया को सही ग्रामेटिकल फॉर्म में पेश कर पाते हैं कि नहीं, ये आपकी सेकंड कैपेबिलिटी है या सेकंड स्किल है जो आपके क्लोज टेस्ट में टेस्ट किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ग्रामर आपके स्क्रीन पर, और ये तीसरा बॉक्स जो आप देख सकते हैं, तीसरा ग्राफिक आपके सामने, वर्ड्स, योर एबिलिटी टू प्ले विद वर्ड्स। वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, एक ही आइडिया को कितने अलग अलग शब्दों में आप पेश कर सकते हैं, ये आपका स्किल जो है वो डिटरमाइन किया जाता है क्लोज टेस्ट में। तो ये एक इंटरलॉकिंग होल के रूप में फंक्शन करते हैं। अगर मैं यूं कह सकता हूं कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपको देखने हो, तो ये वो 3 कंपोनेंट्स हैं जो इंटरलॉक हो जाते हैं आपके सामने, और इन तीनों कंपोनेंट्स को सही तरीके से जो इंटरलॉक कर लेता है, जो सही तरीके से डिसाइफर कर लेता है और जो सही प्रैक्टिस में आता है, वो क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर पाता है। तो ये आपके सामने हमने इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता दिया। विल सी आपके अगली स्लाइड में हम क्या बताने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग द क्लोज टेस्ट, यानी कि क्लोज टेस्ट कितने प्रकार से आपके सामने आ सकता है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, यानी डिजाइन करने का प्रोसेस देख लेते हैं। इसको हमने आपके सामने पेश कर दिया। देखिए, वन शुड बी क्विक टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द क्लोज टेस्ट। आपको अगर क्लोज टेस्ट की थीम समझ में आ जाए, अब थीम का मतलब क्या होता है, थीम का मतलब यह होता है कि पैसेज में जो बात कही गई है, क्लोज टेस्ट दरअसल एक पैराग्राफ के रूप में आपके सामने, एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ के रूप में रखा होता है, तो उसमें जो बात कहने वाला बात को किस थीम के हिसाब से बात कह रहा है, उन थीम्स को अगर आप समझ ले जाएं तो ये थीम्स आपके बारे में, देखिए मैं यहां पे ग्राफिकली आपको दिखा रहा हूं। देखिए पहला ग्राफिक आ गया है, पहली थीम एग्जांपल के रूप में सजेस्टिव। आप दूसरे ग्राफिक को देख सकते हैं, यही नीचे आ रहा है, दूसरी थीम है कंप्लेनिंग। तीसरी जो थीम है आपके सामने लिखी हुई है कंटेनिंग कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज, और चौथी थीम है जो आपके सामने लिखी हुई है क्रिटिकल इन अप्रोच। इन 4 शब्दों को जो आपके सामने ग्राफिकली हमने पेश किए हैं, इस प्रकार से एक्चुअली किसी भी क्लोज टेस्ट के कई सारी थीम्स या अंडरटोन्स या ओवरटोन्स हो सकते हैं। क्या मंशा है उसको करने के पीछे, यानी इमेजिन करिए कि एक पैराग्राफ आपके सामने पेश कर दिया गया है जो कि सजेस्टिव इन नेचर है। वहां पर क्या किया जा रहा है, सजेशंस के रूप में दिया जा रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम संबंधित ये कार्य भी किया जा सकता है, ये कार्य भी किया जा सकता है, ऐसे भी सुझाव दिया जा सकता है। सजेशंस के रूप में दिया जा रहा है, प्रीचिंग के रूप में दिया जा रहा है पैसेज, मॉरल लेक्चर्स के रूप में पैसेज दिया जा रहा है। अगर आप थीम समझ ले जाते हैं तो फिर वहां पर क्लोज टेस्ट को आप सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और थीम समझ ले जाने का मतलब उसके लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना है, आपकी रीडिंग वाइड होनी चाहिए। दूसरे किस्म की थीम हो सकती कंप्लेनिंग। आजकल कई सारे आर्टिकल्स में देखा जाता है कि कंप्लेन किसी संबंधित कोई प्रक्रिया चल रही है, उस पर उंगली खड़ी की जा रही है, साहब इसमें ये गड़बड़ी है, इसमें ये गड़बड़ी है, समाधान नहीं दिया गया, टोन कुछ ऐसी है कि सब कंप्लेन किया जा रहा है।
कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर आप समकालीन देख सकते हैं कि आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं और वहां पर टोन कंप्लेनिंग टोन को अडॉप्ट किया जाता है। और तीसरे, कंटेनिंग कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज, यानी ऑथर कई बार क्या करता है, अलग अलग विचारधाराओं को रिकंसाइल करके एक ही पैराग्राफ में आपके सामने लाता है, जहां पर एक प्रकार की विचारधारा एक दिशा में जा रही होती है और दूसरे प्रकार की विचारधारा दूसरे दिशा में जा रही होती है। दोनों विचारधाराओं का समावेश किया जाता है और बाद में उनमें से कोई एक सही विचारधारा की तरफ ऑथर अपना ओपिनियन दे भी सकता है, या फिर पैसेज को पूरा का पूरा ओपन इन इंटरप्रिटेशन आपके सामने रख देता है कि आप अपने आप से इंटरप्रेट करिए कि इस पैसेज में आपने क्या जो है विचार निकाल के आपके सामने समझ में आया। तो इस प्रकार से फिर पैसेज आपका क्रिटिकल भी हो सकता है कि जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया गया है, कई सारे एंगल्स में फ्लॉज को जो है आइडेंटिफाई करके सही बैलेंस व्यू पेश करने की कोशिश की गई। तो अगर आपको थीम समझ में आती है, एक पर्टिकुलर थीम के अनुरूप ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक ही आइडिया अलग अलग मूड्स में अलग अलग वर्ड्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये आइडेंटिफाई कर लेने की कैपेबिलिटी, 4 शब्द होंगे जिनका हिंदी मतलब अगर आप निकालेंगे तो आपको लगेगा बात एक ही है, नहीं, लेकिन जब अंग्रेजी से संबंधित बात की जाएगी तो एक ही शब्द सेम आइडिया को कन्वे नहीं करता है। एक ही सिचुएशन में अलग अलग शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये सारी कैपेबिलिटी जिनमें होती है वे क्लोज टेस्ट को बेहतर कर सकते हैं। नाउ हाउ डज वन डू इट? ये तो आपने समझ लिया कि साहब पैसेज ऐसे होता है, हमको इस प्रकार से करना है। अब करने का एक्चुअल तरीका क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हम इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। टिप्स एंड टेक्निक्स, इसको आप मेरे साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो लिखा हुआ है, a cloze test essentially contains sentences which are logically related to one another, therefore always keep the background in mind to find the clues। आपको अगर क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है तो आपको आवश्यकता होती है क्लूज की। क्लू यानी कि हिंट, संकेत, और ये हिंट्स तभी आपको मिलती हैं जब पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट को उसकी एंटायरिटी में आपके बैकग्राउंड में सदैव चले। आप ये ना सोचे कि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ब्लैंक को बढ़ते बढ़ते और पिछली वाली बात को भूलते जा रहे हैं, तो विश्वास कीजिए आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट इज नॉट मियरली अ सम ऑफ कंपोनेंट्स, इट इज समथिंग मोर देन द सम ऑफ कंपोनेंट्स। जेस्टाल्ट फिलॉसफी यही कहती है कि एन इंटीग्रेटेड होल इज ऑलवेज मोर देन द सम ऑफ इट्स लॉजिकल कंपोनेंट्स। कुल मिला के क्लोज टेस्ट एक ज्यादा मीनिंग कन्वे करता है एज कंपेयर टू इट्स सेंटेंसेस इंडिविजुअली। तो ये पार्ट हमेशा आपको याद रखनी है, और इसको याद रखते रखते आपको चीजों को कैसे करना है, हम एक स्टेप वाइज अप्रोच के बारे में आपके सामने पेश करेंगे। इफ यू नो द आंसर, अगर आपको पढ़ते ही पहली बार में ब्लैंक का मतलब आपको ब्लैंक में आंसर समझ में आ गया, तो इमीडिएटली टिक इट, आप तुरंत उसको टिक कर दे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, तब तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। नो टेक्निक इज नीडेड, द होल प्रोसेस विल वर्क इन ए फ्लैश। आपको दिखा, आपको शब्द तुरंत स्ट्राइक किया, कई बार आपको ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन में मिलाएंगे और आपको लगेगा कि आपके दिमाग में वो शब्द पहले से ही मौजूद था। वहां अगल बगल के शब्दों को देख लीजिए, बाकी शब्दों से कंपेयर करते हुए शब्द को लगा दीजिए अगर आपको पता है। जब नहीं पता है और आप कंफ्यूजन में, तब आपको क्या करना है, व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर, जैसे आपके सामने सेंटेंस दिया गया है, पैसेज दिया गया है, ब्लैंक दिया गया है और आप आंसर को लेकर के श्योर नहीं है कि साहब आंसर क्या आएगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको थोड़ी सी रीजनिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, कई सारी चीजों को एक साथ चेक करना पड़ेगा। जैसे when you are not sure of the answer, make the right choice through the process of elimination। क्लोज टेस्ट को करने का सही तरीका, जब आपको आंसर ना पता हो तो फिर एक प्रोसेस है जिसे हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन कहेंगे। एलिमिनेशन करने का मतलब यह है किसी चीज को नकारना, कि यह शब्द नहीं आ सकता। इस अप्रोच को लेकर चलें, नेगेटिव अप्रोच को लेकर के चलें, एक एक शब्द को हटाने का प्रयास करें, और जब आप पाएं कि एक पर्टिकुलर शब्द को आप नहीं हटा पा रहे हैं तो वो शब्द वहां पर फिट हो जाएगा। एलिमिनेशन आपकी मदद करती है, और विश्वास कीजिए इसको समझाने में बहुत ज्यादा वक्त जा रहा है, लेकिन करने में जिनको प्रैक्टिस होती है वो एलिमिनेशन के प्रोसेस को सेकंडों में करते हैं, विद इन सेकेंड्स, 10, 15, 20, 25 सेकंड में वो 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं, और ऑन एन एवरेज 3, 4 मे बी 5 मिनट्स मैक्सिमम में एक पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट सॉल्व करके वो सामने रख देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी एलिमिनेशन तेज हो जाती है। हाउ डज वन एलिमिनेट? एलिमिनेट कैसे किया जाए उसको लेकर के हम स्टेप्स आपको बता देते हैं एलिमिनेशन टेक्निक में। स्टेप 1 देखिए, हमने यहां पे स्टेप वाइज लिखा हुआ है, आपके सामने स्टेप 1 है,
एलिमिनेट द चॉइसेस दैट डू नॉट मैच द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज। सबसे पहला काम, आप उन सारी चॉइसेस को हटा दीजिए जो आपके पैसेज के स्ट्रक्चर को मैच नहीं कर रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पैसेज की टोन किसी प्रकार से क्रिटिकल है। मान लीजिए आपकी पैसेज है आपके सामने, उसकी टोन क्रिटिकल है। क्रिटिकल का मतलब क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो क्रिटिसाइज करते समय कई बार समर्थन किया जाएगा, कई बार विरोध किया जाएगा। तो इन जनरल टोन के हिसाब से अगर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, अगर वो स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कौन सा आइडिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हमने पैसेज के स्ट्रक्चर को इस प्रकार से अडॉप्ट किया कि पहले हमने पैसेज में एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डाला, फिर हमने एक मेन बॉडी वाला पार्ट डाला, फिर हमने क्या किया, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज को एक साथ, कॉन्ट्रडिक्शंस को एक साथ ले आए, और फिर हमने मान लीजिए सबसे अंत में कंक्लूजन की बात कर दी। अगर आइडियाज इस क्रम में पेश किए गए हैं तो उस क्रम को आपको समझना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन अगर उस स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता है तो उस स्ट्रक्चर को वॉयलेट करने वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है? एलिमिनेट करके हटा देना है। ठीक। दूसरा काम आपको क्या करना है? एलिमिनेट द वर्ड्स दैट डू नॉट फिट इनटू द मीनिंग ऑफ द पैसेज। अक्सर ये होता है कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो वहां पे मीनिंग में फिट नहीं होंगे, एकदम उसका एंटोनिम वहां पे रखा होगा। आप कहेंगे कि इस शब्द को डालेंगे तो पैसेज का तो मतलब ही बदल जाएगा। जो बात कही जा रही है कि सरकार इस चीज को एनकरेज कर रही, मान लीजिए हमने कहा कि पैसेज में बात चल रही है सरकार की, और सरकार की पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है। सरकार ने एक अप्रोच अडॉप्ट करके रखी है कि हम इस चीज को एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड जो आप फिट करने वाले हैं वो उस अप्रोच के ही अगेंस्ट जा रहा है, मीनिंग को ही पलट दे रहा है। तो फिर उस वर्ड को आपको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले देखिए यहां पे क्या लिखा है, फर्स्ट उस ऑप्शन को हटाइए जो स्ट्रक्चर से मैच नहीं कर रहा। दूसरी बात क्या लिखी है, उस ऑप्शन को हटाइए जो मीनिंग से मैच नहीं कर रहा। तीसरी बात, थर्ड जो आपके सामने हम बात कहेंगे, स्टेप 3, बिटवीन अमंग द रिमेनिंग अप्लाई योर अवेयरनेस ऑफ द कॉमन यूसेज ऑफ नुएंसेस ऑफ वर्ड्स। यानी बाद में आपके सामने जो शब्द बचे, 2 बचे तो बिटवीन, 2 से अधिक बचे तो अमंग। यानी मान लीजिए आपके सामने, मैं एक एग्जांपल देके बताऊं कि आपके सामने एक ब्लैंक है और उस ब्लैंक को लेकर के आपके सामने 5 विकल्प हैं, 1 2 3 5 4 5, और आप कंफ्यूज हैं कि इन विकल्पों में से कौन से विकल्प को हम डालेंगे। मान लीजिए आपने इस विकल्प को तलाश किया, आपके मन में आया ये विकल्प है, चलो इसको चेक करते हैं, और आपने पाया, और एक तरफ से करिए, मान लीजिए पहले विकल्प को देखा, आपने पाया कि साहब ये अगर इस ब्लैंक में डालते हैं तो स्ट्रक्चर से ही मैच नहीं करेगा, ये वाला विकल्प हट गया। दूसरे विकल्प को आपने डालने का प्रयास किया कि साहब ये वाला विकल्प जो बचा हुआ है ये मान लीजिए मीनिंग से ही मैच नहीं करेगा, मीनिंग बदल जाएगा। अब बचे आपके 3 विकल्प जो बचे हुए हैं। अब इन 3 विकल्पों के बीच में से आपको अपने कॉमन सेंस अवेयरनेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर इसको डाला जाए तो यहां पर कॉमन यूसेज क्या है। आमतौर पे अगर आपने वो पर्टिकुलर वर्ड सुना है तब तो आपके लिए आसान है, नहीं है तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है, आपको गेस करना पड़ेगा, आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। और डरिए मत उसमें, आप गेस एंड हिट एंड ट्रायल करिए, खूब करिए। और ये हिट एंड ट्रायल करने का मौका आपके लिए एग्जाम में नहीं है। हम जो स्पीड टेस्ट कराते हैं यहां पर आप हिट एंड ट्रायल करिए, एग्जाम में मत करिए। यहां पे हिट एंड ट्रायल करेंगे तो आप, और फिर बाद में आंसर को मिलाइए, जरूर घर जाके आंसर को मिलाइए। आपकी ब्रांच पर, आप जिस भी ब्रांच पे पढ़ रहे हो वहां पर आपके टीचर होंगे, उनसे बात करिए कि साहब मैंने ये सोच करके ये आंसर लगाया था, यहां पर इस संबंध में ये आंसर डिफरेंट आया तो क्यों आया। वे आपको गाइड करेंगे। और जितना ज्यादा आप हिट एंड ट्रायल और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके चीजों को करेंगे तो आप पाएंगे कि 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें क्लोज टेस्ट को पार करने के बाद आप अपने आप को एक जोन में पाएंगे जहां आप देखेंगे भाई शुरुआत में जब मैं करता था तो मैं अटेम्प्ट करता था 10, या मान लीजिए मैं 8 अटेम्प्ट करता था तो उसमें से मेरे 3 सही होते थे और 5 गलत हो जाते थे। और अब मेरी एक्यूरेसी कुछ ही हो गई कि 5-6 मेरे सही होते हैं, 3-4 गलत हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आप अपने आप को एक स्टेज में पाएंगे कि 10 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 10 में से आपके 6-7 सही होते हैं और 2 और 3 गलत होते हैं। और ये वो आइडियल स्टेट है जो आपको एग्जाम में क्वालिफाई होने में बहुत मदद करेगी। क्योंकि मैं अपनी बात करूं, कई बार मैंने पाया है कि मैं खुद अगर क्लोज टेस्ट देता हूं तो मुझसे भी एक आध गलतियां हो जाती हैं। तो 100% एक्यूरेसी वाला आंसर ये होता नहीं है, इसमें कंटेक्चुअल मीनिंग्स होते हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं, एक आध वर्ड ऊपर नीचे हो जाता है।
तो आप उस एवरेज को पालें, 6 और 7 राइट, 3 और 4 रॉन्ग, तो आपका स्कोर इसमें 5 नंबर का आ जाएगा और आपको इतना ही प्राप्त करना है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, लैंग्वेज में डेवलप करने के लिए आपको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। वहां तो जितना ज्यादा रीड करेंगे उतना ज्यादा आप लर्न करेंगे। आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो गेस वर्क आपने अडॉप्ट किया, उसके बाद हम आगे क्या देख सकते हैं स्टेप 4 पे, टू फाइंड आउट अ क्लू इन द सेंटेंस or in a sentence preceding or succeeding it. Sometimes the clue is hidden between the sometimes the clue is hidden many sentences away. क्या लिखा हुआ है देखिए, इसको मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसको देख लेते हैं। चौथा स्टेप, ट्राई टू फाइंड आउट अ क्लू इन द सेंटेंस और इन अ सेंटेंस प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग इट। कोई एक सेंटेंस है जिसमें आपके सामने ब्लैंक देके रखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर ब्लैंक देके रखा हुआ है, तो उस सेंटेंस को अगर आप पढ़ेंगे, कई बार वर्ड नहीं समझ में आता तो सेंटेंस को दोबारा पढ़ने से मदद मिलती है। कई बार उस सेंटेंस से पहले वाले सेंटेंस को पढ़ें या बाद वाले सेंटेंस को पढ़ें। जो पहले वाला सेंटेंस है यानी कि प्रीवियस सेंटेंस, और बाद वाला सेंटेंस है यानी जो सक्सीडिंग सेंटेंस है, बाद वाला सेंटेंस, दोनों को पढ़ करके आपको मदद मिल सकती है। प्रीवियस सेंटेंस और सक्सीडिंग सेंटेंस को आप पढ़ें तो आपको मदद मिल सकती है कि ब्लैंक में क्या आएगा, ये करके देख लें। कई बार ऐसा होगा कि इस ब्लैंक में जो आना है उसमें क्या आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि 4 सेंटेंस पहले क्या लिखा गया था या 3 सेंटेंस बाद क्या लिखा जा रहा है। अब बाद वाले सेंटेंस को तो आप बाद में ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में सबकॉन्शियस लेवल पर वो चौथा सेंटेंस नहीं चल रहा है, इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि जब कभी भी आपको क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है तो पूरे के पूरे एक सिस्टमैटिक अप्रोच से चलना है। द एंटायर क्लोज टेस्ट इज कनेक्टेड, उसमें सेंटेंसेस एक लॉजिकल होल के रूप में कनेक्टेड है और वर्ड, एक पर्टिकुलर वर्ड आएगा तो उसके बाद वाले वर्ड्स के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो बी वेरी श्योर, एक वर्ड जो आप चुन रहे हैं वो सही होना चाहिए, क्योंकि वो एक आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करता है। ठीक, 4 स्टेप के बारे में हम, उसके बाद हम आपको 5वां स्टेप बता रहे हैं। व्हाट इज योर 5th स्टेप? इफ द फाइनल चॉइस हैज नॉट बीन रीच्ड इवन नाउ, अप्लाई कॉमन सेंस रीजनिंग टू हिट द टारगेट। अब आपको जो है, अगर आपको अभी भी कोई हिंट नहीं मिली है तो आप चाहे तो एक कॉमन सेंस लेकर के एक पर्टिकुलर ऑप्शन को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि अगर उस ऑप्शन में आप कुछ नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको जो उस समय सबसे सही लगे हिडन ट्रायल के रूप में उसको लेकर के आगे चलिए। ये चिंता मत करिए कि वो फाइनल में आपका गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो ठीक है, थोड़ा नुकसान हो जाएगा इतना करने के बाद, और प्रैक्टिस से ये नुकसान आपका कम हो सकता है क्योंकि आपकी गलतियां कम होने लगेंगी। शुरुआती दौर में स्पीड टेस्ट में करके देखिए, अपने टीचर से बात कीजिए और एग्जाम आते आते आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें आपको पता लगी। ठीक, चलिए विल मूव फॉरवर्ड। देखें नेक्स्ट पार्ट में हम अब इसी एलिमिनेशन टेक्निक को, जिसको हमने फोकस किया था, हम एक छोटे स्टेप वाइज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके सामने बता देते हैं कि एलिमिनेट कैसे किया जाए। सबसे पहले हमने क्या कहा, ये देखिए यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, इसको लिखा हुआ है मैच विद द स्ट्रक्चर, यानी कोई भी ऑप्शन को आप किसके साथ मैच करें, स्ट्रक्चर। आई होप ये विजिबल है आपके स्क्रीन के ऊपर कलर, ये मैच विद द स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर के साथ मैच करें। दूसरी बात जो आपके ऑप्शन के रूप में लिखी हुई है, मैच विद द मीनिंग, उस वर्ड को जो आपको ब्लैंक में डालना है उसको आप मीनिंग के साथ मैच करें। तीसरी बात जो आप इसमें लगाना चाहते हैं, ऑब्जर्व द कॉमन यूज एंड नुआंसेस, जो आमतौर पर जो इस्तेमाल की जा रही है, आप जो कॉमन तरीका है इस्तेमाल करने का उसको आप देखें, और जो समाज में उस शब्द की जो बारीकियां हैं अगर आपको वो पता है उसको देख करके आप उसके इस्तेमाल को देख लीजिए। चौथी बात देख लेते हैं, लुक आउट फॉर द क्लूज, क्लूज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि साहब उसके अंदर जो क्लू मिले हुए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्लाई कॉमन सेंस रीजनिंग, आप रीजनिंग का इस्तेमाल करें और इस प्रकार से सारी चीजें करें। और सबसे क्रूशियल चीज जो हर बार हम आपसे कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो है प्रैक्टिस, PRACTIC। ये आप कभी ना फॉरगेट करें। इफ यू फॉरगेट प्रैक्टिस, डरिए मत, डोंट फियर, प्रैक्टिस करिए, स्पीड टेस्ट में प्रैक्टिस करिए, एक्चुअल एग्जाम कंडीशन तक आते आते आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। नाउ इतनी सारी चीजें तो हमने बिल्डअप करने के लिए बताया। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि हम एक मॉडल क्लोज टेस्ट ले लें और उस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करके आपको दिखाएं। हमने इस एग्जांपल में एक प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्लोज टेस्ट आया था उसको हमने चुना है और वो हमने आपके सामने पेश किया है। उसको आप अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर के सेट में देखेंगे आपको मिलेगा। हम पहले ही सुझाव दे रहे हैं कि उसको आप क्या करें, अपने पास इकट्ठा करके पहले ही उसकी फोटोकॉपी करा करके आप इस वीडियो के साथ लगा करके देखें।
क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगा। हमने एक स्लाइड पे तो वो आ नहीं पाया, हमने उसको कई पार्ट्स में, टुकड़ों में डाल डाल के अलग अलग स्लाइड्स पे डाला है, हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आइडियल हम क्या कर सकते हैं। आइए हम लोग सैंपल क्लोज टेस्ट 1 आपके सामने दिखाते हैं। देखिए यहां इस स्क्रीन के ऊपर एक क्लोज टेस्ट, हमने एक राउंड अबाउट मीडियम साइज का क्लोज टेस्ट लिया है जो कि इस पूरे स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए। आपको अगर दूर से देखा जाए तो आपको स्क्रीन के ऊपर शायद दिख रहा हो, आई होप इसको क्लोजअप में भी लिया जा सकता है। पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट को हमने क्या किया है कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, और आप देख सकते हैं कि ये एक पैराग्राफ है जहां पर कुछ शब्दों को ब्लैंक्स के रूप में डाला गया है, और उन ब्लैंक्स को हमने अलग अलग कलर से दिखाया है। अलग अलग कलर मतलब अलग कलर से दिखाया है। एक डिफरेंट कलर है येलो, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, और आप देख सकते हैं उस ब्लैंक के जितने भी ब्लैंक है उसके ऊपर हमने एक नंबर भी डाल के रखा हुआ है। देखिए यहां पर नंबर 1 है, ये देखिए ये 1 है, यहां पर दिखा आपको, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लोज टेस्ट कैसा नजर आता है। यानी आपके सामने एक पैराग्राफ और पैराग्राफ के बीच में 10 ब्लैंक्स, और उन 10 ब्लैंक्स को सॉल्व करने के तरीके। ये क्लोज टेस्ट की बेसिक फिलॉसफी है, ऐसे क्लोज टेस्ट डिजाइन किया जाता है। अब देखिए क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते समय और किन चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए। आपको अब इन 10 ब्लैंक्स के अगेंस्ट ऑप्शंस दिए जाएंगे, यानी आपके एग्जाम में ऑप्शंस पेश किए जाते हैं आपको हर एक ऑप्शन, और ऑप्शन को भी हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। देखिए मैं अगले स्लाइड के ऊपर जाता हूं, ये स्लाइड मूव कर जाए, आई थिंक हमें, हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी हर ब्लैंक के लिए 5-5 ऑप्शन दिए गए हैं। यानी आपको इन शब्दों में से कोई एक शब्द उठा करके डालना है। मैं आपको एग्जांपल सैंपल देके दिखाऊं, अगर मैं इस स्लाइड के ऊपर वापस आ सकूं, ये आगे जा रहा है, इफ आई कैन कम बैक, हाँ ये आई एम कमिंग बैक, ये देखिए वापस आ रही है, वापस आ रही है, वापस आ रही है। हाँ अब इसे हम आगे और पीछे जाएंगे, आई थिंक मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी, अब पीछे स्लाइड से कोई मेरी मदद करता रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है। अब ऑप्शन नंबर 1 में क्या आएगा, ब्लैंक नंबर 1 में क्या आएगा, इसके ऑप्शंस अगली स्लाइड पे दिए गए। आप अगली स्लाइड पे जाएं, इसको स्लाइड दिखाई जाए, मैं अगली स्लाइड आगे करके, ये देखिए आप देख सकते हैं ब्लैंक 1 में यूज, एमैल्गमेशन, एसोसिएटेड, विजन और रेगुलेटेड, इन 5 में से कोई एक शब्द आएगा। वापस अगर हम आए पीछे आके, अगर हम स्लाइड के ऊपर दोबारा देखें तो यहां देखिए नंबर 2 पे एक ब्लैंक है, और इस ब्लैंक में आपको क्या भरना है ये आपको अगली स्लाइड के ऊपर दिखेगा। जैसे अगली स्लाइड पे देखिए नंबर 2 में से इंटीग्रल, फंडामेंटल, इंक्रीज्ड, वाइटल और ईगर में से कोई एक शब्द भरना है। तो इसी प्रकार से स्लाइड्स में हमने क्या किया है कि एक स्लाइड के ऊपर पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट आपके सामने रख दिया है, और ऑप्शन चूंकि जगह नहीं थी इसलिए हमने अगली स्लाइड पे डाला है। और एक और स्लाइड आगे देखिए, यहां पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर 5 का क्या है, अगली स्लाइड पे जाएंगे, ये देखिए यहां पर आ गए ऑप्शन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो एक स्लाइड है जिसे हम कहेंगे, यहां पर अगर आप स्लाइड नंबर, अगर आप आपके स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, छोटा सा लिख रखा है, शैडो ना आ रही हो तो यहां पे ये स्लाइड नंबर, यहां पर ये जगह स्लाइड नंबर की है। तो हमने 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से हमने क्या किया, स्लाइड्स डाल रखी है। और फिर हमने क्या किया, इसे पीछे ले आइए, देखिए यहां पर ऑप्शंस थे। अब ऑप्शंस तक को हमने समझा दिया, ये स्लाइड नंबर 10 है। स्लाइड नंबर 8, 9 और 10, इन 3 स्लाइड्स में हमने क्या किया, क्लोज टेस्ट आपके सामने रख दिया। अब चूंकि क्लोज टेस्ट एक साथ नहीं आ सकता है तो हमने उसको तोड़ तोड़ के कई पार्ट पे दिखाया। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखिए अब ये यहां पर क्या किया, क्लोज टेस्ट के छोटे से पार्ट को हमने ले लिया है, जिनमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 इसमें आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। और इन 1, 2, 3, 4 में क्या भरना है ये आप देख सकते हैं कि ये आपको नीचे दिख रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या आएगा, इन 5 शब्दों में से, ऑप्शन नंबर 2 में क्या आएगा, इन 5 शब्दों में से। उसके बाद फिर हम अगली स्लाइड पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्लाइड को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, पीछे लाएंगे, आगे ले जाएंगे, और हम आपको समझाते रहेंगे, और हम बताएंगे कि हमको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना हो तो हम कैसे करेंगे। समझाते वक्त आपको ऐसा प्रतीत होगा कि टाइम ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली समझाना एक अजीब सा प्रोसेस है जिसमें इंटरेक्शन होता है, तो टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन हाँ, जब मैं खुद करता हूं तो मेरा दिमाग बहुत तेजी से चलता है, मुझे इतना टाइम नहीं लगता, मैं सेकंड्स में ये प्रोसेस कर लेता हूं। ठीक है, तो ये समझाने वाला पार्ट हम इसे पीछे ले आइए सर, स्लाइड नंबर 8 के ऊपर ला सकते हैं हम लोग। ये 10 है, 9 है, 8, थैंक यू सर। स्लाइड नंबर 8 पर ये आ गई है।
इस पैसेज को अभी हम सॉल्व करेंगे, क्लोज टेस्ट को, इन ब्लैंक्स को भरेंगे और वो भरने की प्रक्रिया हम लेक्चर के पार्ट 2 में दिखाएंगे। तो आज इस पार्ट 1 के लिए केवल इतना ही। मुझे लगता है कि हम पार्ट 2 के लिए वेट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखेंगे। टिल द टाइम बीइंग, थैंक यू वेरी मच।